योगी जी अपने नोएडा के कारनामे को तो देखो। सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी दिखा रहा आईना। सुप्रीम कोर्ट की नोएडा प्राधिकरण पर सख्त टिप्पणी, कहा यह है एक भ्रष्ट निकाय। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह भुक्तभोगी से बेहतर कौन बता सकता है। किस स्तर तक चढ़ावा चढ़ाया जाता है यह वहां काम से आने जाने वाले ही जानते हैं, और कोई अगर इसका विरोध करने का साहस जुटाता है तो फिर उसे और उसके काम को इस समय तक लटकाए रखा जाता है जब तक वह वहीं चहलकदमी करने वाले दलालों के पास जाने के लिए मजबूर नहीं हो जाता है। यह सच्चाई है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से इस सच्चाई को सरकार तक मानने को तैयार नहीं होती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा को लेकर जो अभी टिप्पणी की है, उसके बाद शायद सरकार को किसी प्रूफ की जरूरत ना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लाग लपेट के सीधे सीधे नोएडा प्राधिकरण के बारे में कहा है कि यह एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। भ्रष्टाचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की किसी संस्था के प्रति इससे भी कठोर टिप्पणी कुछ और क्या हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर द्वारा बनाए गए एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर एपेक्स और सियॉन के मामले में सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण पर यह टिप्पणी की है। इन दोनों टावरों के बीच दूरी मानकों से बहुत कम है। जिस एरिया को ग्रीनरी के लिए छोड़ा जाना चाहिए था, बिल्डर ने वहां भी फ्लैट बना दिए, और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी बिल्डर को हर उस चीज की अनुमति देते रहे जिसकी जरूरत उसको थी, जबकि रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की बातों को दरकिनार करते रहे। इसलिए अधिकारियों के इस कारनामे पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। आप सुपरटेक की मदद ही नहीं कर रहे, बल्कि आपकी उसके साथ मिली भगत है, क्योंकि जब आपसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्डिंग का सैंक्शन प्लान मांगा तो आपने सुपरटेक से पूछा और उसने मना कर दिया, तो आपने बिल्डिंग प्लान नहीं दिया। अंत में हाईकोर्ट के आदेश पर आपने हाईकोर्ट में प्लान दिया। इससे साफ होता है कि नोएडा एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान और यहाँ तक कि चेहरे तक से भ्रष्टाचार टपकता है। नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक धनी संस्थानों में से एक है, पर जितनी धनी यह संस्था है उतने ही धनी यहाँ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी भी हैं। जो भी अधिकारी यहाँ आया उसने भ्रष्टाचार की ऐसी कहानी लिखी कि वह खुद तो मालामाल हुआ ही, बल्कि उसने अपने लोगों को भी मालामाल कर दिया। यादव सिंह से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला कौन भूल सकता है। हर सरकार में ऊंची पहुंच की बदौलत उसने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अपने लोगों को रेवड़ियों के भाव टेंडर देकर हजारों करोड़ के व्यारे न्यारे किए। नोएडा की कई कंपनियों में उनकी पत्नी न केवल डायरेक्टर थी, बल्कि कई कंपनियों में उनका शेयर भी था। यह स्थिति तब थी जब दोनों का ऑन पेपर तलाक दिखाया गया था, लेकिन रहते साथ थे। कुल मिलाकर यह लूट के लिए अपनाया गया एक तरीका था जिससे जांच एजेंसियों के आंखों में धूल झोंकी जा सके। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी हुई हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त में भी अधिकारी ऐसा ही खेल करते रहे हैं। अधिकारियों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसके उदाहरण अन्य जगहों में शायद ही मिलेंगे। दरअसल जिस नोएडा की नींव एक औद्योगिक शहर के रूप में रखी गई थी, अधिकारियों ने उसको एक आवासीय और आईटी शहर के रूप में बदल दिया। यहाँ बिल्डरों का ऐसा जाल बिछा दिया जिसमें उद्योगों के लिए जगह ही नहीं बची। प्राधिकरण ने किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन खरीदकर बिल्डरों को बेच दी। इसके बाद शुरू हुआ बिल्डरों का खेल। सारे कायदे कानूनों को ताक में रखकर
सोसाइटियों का निर्माण किया गया और महंगे महंगे दामों पर फ्लैट बेचने शुरू कर दिए गए। सबसे बड़ी मजे की बात तो यह रही कि लोगों से पैसा जमा कराने के बाद भी अधिकांश बिल्डरों ने सालों तक पोजीशन ही नहीं दिया। लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर लोगों को राहत मिली। बिल्डरों से खूब पैसा बनाने के बाद प्राधिकरण अधिकारियों ने हाथ पीछे कर लिए। भटकता रहा तो फ्लैट खरीदार, क्योंकि अधिकारियों ने बिल्डरों से मिलीभगत कर ली थी। वे भ्रष्टाचार में इतने लिप्त रहे कि फ्लैट खरीदारों की समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों की पीड़ा को समझा और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिदायत दी। हालांकि कई मामलों में नोएडा प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेशों का पालन तक नहीं किया है। यह काम सिर्फ बिल्डरों को फायदा देने के लिए किया गया। जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, उसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब एमराल्ड कोर्ट ऑनर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एपेक्स और सियान टावरों को गलत ठहराते हुए ढहाने के आदेश दिए गए थे। हाई कोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा वापस करने का आदेश भी दिया था। साथ ही प्लान सैंक्शन करने के जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करने, मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। इस फैसले को सुपरटेक, नोएडा अथॉरिटी और कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में एपेक्स और सियान टावर गिराने पर रोक लगा दी थी और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था। साथ ही सुपरटेक से कहा था कि जो लोग पैसा वापस चाहते हैं उन्हें पैसा लौटाया जाए। कोर्ट ने एनबीसीसी से दोनों टावरों पर रिपोर्ट मांगी थी। एनबीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों टावरों के बीच जरूरी दूरी नहीं है। मामले की सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान नोएडा अथॉरिटी के वकील रविंद्र कुमार जब एमराल्ड कोर्ट के एपेक्स और सियान टावर के निर्माण के लिए अथॉरिटी द्वारा दिए गए सैंक्शन प्लान को सही ठहरा रहे थे और रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दी गई दलीलों का विरोध कर रहे थे, तभी जस्टिस एम.आर. शाह ने उनके बहस के तरीके पर टिप्पणी करते हुए कहा, जिस तरह आप फ्लैट मालिकों के खिलाफ केस लड़ रहे हैं वह तरीका उचित नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम लोग भी वकील रहे हैं, याचिकाकर्ता, प्रतिवादी और अथॉरिटी सभी की ओर से पेश हुए हैं। इसके बाद रविंद्र कुमार ने एपेक्स और सियान टावर के सैंक्शन प्लान और टावरों के बीच दूरी से संबंधित नियमों, बिल्डिंग प्लान, बिल्डिंग ब्लॉक आदि का हवाला देना शुरू किया। इस मामले में रेजिडेंस एसोसिएशन की मुख्य दलील यही है कि सुपरटेक ने एपेक्स और सियान टावर बनाने में दो बिल्डरों के बीच की जरूरी दूरी के नियमों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा सुपरटेक ने उनके लिए तय कॉमन एरिया और हरित क्षेत्र में कटौती कर उस जगह नए टावर बनाने से पहले उनकी सहमति नहीं ली। सुपरटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि सुपरटेक ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। एपेक्स और सियान टावर का पूरा प्रोजेक्ट अलग है और एमराल्ड कोर्ट के टावर एक में रह रहे लोगों का प्रोजेक्ट प्लान अलग है। उन लोगों के ग्रीन एरिया को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि नियम के मुताबिक जितना ग्रीन एरिया छोड़ा जाना था उससे ज़्यादा सेंट्रल पार्क में छोड़ा गया है। उसके पास फायर की एनओसी भी है। सुपरटेक की तरफ से बताया गया है कि एपेक्स और सियान टावर में कुल 915 फ्लैट और 21 दुकानें हैं। इसमें शुरू में 633 लोगों ने बुकिंग कराई थी, जिसमें से 248 लोगों ने पैसा वापस ले लिया है। 133 लोगों ने सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट में निवेश कर दिया है और 252 लोग अभी बचे हैं जिन्होंने पैसा वापस नहीं लिया है। सुपरटेक को दोनों टावरों से करीब 188 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से उसने 148 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं। अब देखना यह है कि कोर्ट इस सम्मान में फैसला देता है कि नहीं। फिलहाल कोर्ट ने बहस पूरी होने पर सभी को सोमवार तक संक्षिप्त नोट दाखिल करने की छूट देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रो।